क्लास 6 के बच्चों, ये आपके हिंदी में पाठ 12 यानी लेसन 12 हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। ठीक, हिंदुस्तान यानी जहाँ हम लोग भारत को हिंदुस्तान बोलते हैं ना, तो दिखाया कि हिंद महासागर में यानी एक मॉरिशस जगह पे वहाँ पे एक छोटा सा हिंदुस्तान भी बसता है। वहाँ की संस्कृति, वहाँ के धर्म, वहाँ का व्यवसाय, कल्चर जो है इसी पर ये पूरा पाठ आपका निर्भर है। तो बच्चों, हम इसको पढ़ भी रहे हैं और इसको एक्सप्लेन भी मतलब समझाते भी चलेंगे। अब आप लोग ध्यान से सुनिए। अब इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। उन्होंने अपनी ही इस यात्रा का एक वर्णन किया है। ठीक, यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को बम्बई से, 16 जुलाई को नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। यहाँ पे कवि ये कह रहे हैं कि यात्रा यानी सफ़र के लिए वो दिल्ली से 15 जुलाई को बम्बई के लिए निकले और 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुए। ठीक, वो अपनी बीच बता रहे हैं कि दिल्ली से कैसे बम्बई पहुँचे, फिर बम्बई से कैसे नैरोबी के लिए 17 जुलाई को, नैरोबी से फिर 17 जुलाई के लिए मॉरिशस के लिए रवाना हुए, यानी तब मॉरिशस के लिए वो गए। जाते समय नैरोबी यानी कि ब्रैकेट में आपके लिखा है केन्या, जो आज केन्या बोलते हैं उसको नैरोबी बोला जाता, कि दुनिया मुझे एक रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिला। अब यहाँ पे लेखक जो है कहना चाहते हैं कि उनको केन्या में यानी कि नैरोबी में दुनिया में मुझे एक रात और 2 दिन रुकने का मौका मिला। इसके बाद मन में यह लोभ मीन्स लालच जग गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने से पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। अब कवि यहाँ बताना चाहते हैं कि हमको भारतीयों और अफ्रीकियों यानी कि मॉरिशस में जाने पर उनको भारतीयों के जो वहाँ भारतीय रहते और अफ्रीकियों से मिलने से पहले हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लें, यानी कि वहाँ के सिंह शेर जो है बहुत ही प्रसिद्ध हैं, तो उनसे वो देखना चाहते थे कि क्या। तो अब वहाँ लिख रहे हैं कि जहाज यानी विमान जिसको प्लेन को दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था, यानी कि जहाँ से उनको जाना है मॉरिशस वो कब मिलना था, दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था। अतः हम जिस दिन नैरोबी पहुँचे केन्या, उस दिन नेशनल पार्क घूमने को निकल गए। उनको जहाज उनकी प्लेन जो थी शाम की थी, तो वो लोग नेशनल पार्क के घूमने के लिए निकल गए। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है, यानी कि जो नेशनल पार्क था वो जिसमें चिड़ियाघर नहीं थी। शहर से बाहर दूर बड़ा जंगल था जिसमें घास अधिक थी, पेड़ बहुत कम थे, यानी घास दिख रही थी, पेड़ नहीं थे। जंगल का मतलब हम लोग मानते हैं ना कि बड़ी बड़ी झाड़ियाँ और पेड़ हो, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन जंगल में सर्वत्र यानी चारों तरफ सभी जगह अच्छी सड़कें बिछी थी, यानी अच्छी सड़कें थी। और पर्यटकों यानी कि जो जाते थे वहाँ घूमने फिरने उनको पर्यटक लोग को गाड़ियों उन पर दौड़ती रहती, यानी कि सड़कें इतनी अच्छी थी कि वो जंगल नहीं था, जंगल में सड़कें बहुत अच्छी थी और वहाँ घूमने फिरने वाले जो थे वो अपनी गाड़ियों से खूब दौड़ मतलब गाड़ियाँ उस पर चल रही, दौड़ लगा रही थी। हमारी गाड़ी को भी काफ़ी देर तक दौड़ना पड़ा, मगर सिंह कहीं भी दिखाई नहीं दिया। मतलब उन लेखक लोगों की गाड़ी भी बहुत चली दौड़ी, लेकिन कहीं उनको शेर दिखाई नहीं पड़ा। एक जगह सड़क पर 2 मोटरें खड़ी थी, यानी कि एक जगह सड़क पर 2 गाड़ियाँ उनको दिखी, उन पर तरह तरह के बंदर और लंगूर चढ़े हुए थे। बंदर तो जानते बेटा, लंगूर भी बंदर के ही कैटेगरी में आते, थोड़ा उनका मुंह काला होता है। पर्यटक लोग इन बंदरों को कभी कभी फल या बिस्कुट खाने को देते, अतः मोटर के रुकते ही बंदर उसे घेर लेते, यानी कि जिस पर्यटक की गाड़ियाँ रुकती थी उसको बंदर लोग उसको चारों तरफ से घेर लेते, उस पर चढ़ के धमाल चौकड़ी मचाते थे। बड़ी दूर तय करने के बाद यूँ कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह जा पहुँचे जहाँ पे उनको शेर आराम करते दिखाई दिए। वहाँ पहले तो बेटा हम लोग बोलते ना कि इतने किलोमीटर रास्ता, लेकिन पहले मील बोलते थे कि 10-20 मील। तो जब वो छान लेने के बाद उनको
शेर दिखाई पड़े जहाँ पे वो आराम कर रहे थे। वहाँ जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलेगा। अब कभी लेखक यहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ भी देखा, जो वहाँ का दृश्य देखा, उसको वो कभी जीवन में भूल नहीं सकते। कोई 7-8 सिंह लेटे हुए थे, यानी 7-8 शेर लेटे हुए सोए हुए थे और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी। यानी कि शेर लेटे थे, आराम करते, उनके किनारे गाड़ियाँ मोटरें खड़ी थी। या करें सिंहों को यह, लेकिन अनुमान ये लगाए कि शेरों को यह जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी कि हम देखने को आने वाले, हम देखने वाले लोग कौन हैं। और मोटरों और शीशे, जो गाड़ी के शीशे चढ़ाकर उनके भीतर बैठे लोगों की ओर शेरों ने कोई दृष्टिपात नहीं किया। यानी जो लोग गाड़ी में आए हैं वो शीशा चढ़ा के अंदर से उनको देख रहे हैं, लेकिन उनको कोई इंटरेस्ट ही, कोई रुचि नहीं थी। कभी उन्होंने, शेरों ने निगाह उठा के देखा ही नहीं कि कोई हम लोगों को देखने भी आया है। मानो हम लोग उनके लिए तुच्छाति तुच्छ, यानी छोटे से भी छोटे हैं और उनकी नज़र में आने के योग्य बिल्कुल, मतलब उन लोगों, शेरों के लिए ये पर्यटक लोग कुछ भी नहीं थे। वो लोग कुछ उनको समझ ही नहीं रहे थे कि हम लोग वहाँ आधा घंटा ठहरे होंगे। इसी बीच एक सिंह ने उठकर जम्हाई ली। जम्हाई लेना मतलब जैसे हम लोग मुंह खोल के ऐसे नहीं करते, जब अलसाते, आलस लगती है तो जम्हाई लेते हैं। दूसरे ने देह को ताना, जैसे हम लोग अपने शरीर को खींचते हैं तो उसी को ताना, मगर हमारी ओर किसी ने भी नज़रें नहीं उठाई। हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझे, मतलब उनकी निगाहों में हम लोग पेड़ पौधे और जो खर, यानी जो नीचे ज़मीन में घास फूस गंदगी है, उससे भी हम लोग गिरे हुए छोटे इंसान थे उनकी नज़रों में। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा। यानी कुछ दूरी पर ही हिरणों का झुंड, यानी कई हिरण झुंड बना के दिखाई पड़ा, जिनके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ़ की तरह खड़ा था। यानी एक जिराफ था जो कि बिल्कुल बेवकूफ़ की तरह, वो देखने में बेवकूफ़ लग रहा था, वो खड़ा था। अब 2 जवान सिंह, यानी 2 एकदम जवान यानी यंग शेर उठे और चल दिए और थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गए। यानी कि 2 शेर उठे और थोड़ा दूर आगे चलकर के रुक गए, बैठ गए मतलब। लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे से आगे बढ़ने लगा। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया। अब उसमें देखा कि एक जो है थोड़ा सा छिपते हुए वो आगे की तरफ बढ़ने लगा, झुंड के, हिरणों के झुंड की तरफ। हिरणों ने झुंड को ताड़ लिया, यानी कि हिरणों के झुंड, जो हिरणों की झुंड थी उन्होंने ताड़ लिया, यानी समझ गए कि सिंहों की नज़र उस पर पड़ चुकी है। अतः वे चरना, यानी जो घास खा रहे थे, चर रहे थे, उसको भूलकर चौकन्ने यानी अलर्ट हो गए। और फिर ऐसा हुआ कि झुंडों से छुटकर कुछ हिरन तो एक तरफ से भाग निकले, यानी कि कुछ हिरन तो धीरे धीरे करके मौका पाके भाग निकले, मगर बाकी जहाँ के तहाँ ठिठके खड़े रह गए। वो बाकी हिरन ठिठके हुए इसलिए खड़े थे कि सिंह उन्हें देख रहे थे और सहज प्रवृत्ति हिरणों की यह समझ रही थी कि खतरा किसी भी तरफ भागने से हो सकता है। यानी कि कुछ तो हिरन भाग लिए, लेकिन कुछ खड़े रहे। वो जानते थे कि खतरा कभी भी मेरी तरफ आगे बढ़, अगर वो भी किसी तरह जान बचा के भागते तो शेर उन पे झपट्टा मार देता, तो भागने में उनको खतरा दिखा, इसलिए वो लोग चौकन्ने होकर के खड़े ही रहे। शिकार जो है, शेर जो है शिकार, यानी जो जानवरों को मारता है, कब मारता है? सूर्यास्त के बाद किया करते हैं। शिकार वे झुंड का नहीं करते, बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से बिछड़ जाता है। यानी कि शेर जो है वो झुंड में नहीं करते, बल्कि जो जानवर भागता है उसी पर वो क्या जो है झपट्टा मारते हैं। बल्कि उस जानवर को करते हैं जो भागते हुए झुंड में पिछड़ जाता है। यानी कि जो झुंड में जो जानवर पिछड़ जाता, रुक जाता, उन लोगों से बिछुड़ जाता है, उन्हीं को ही वो अपना शिकार बनाते। अब यह बात समझ में आई कि हिरन भागने को निरापद नहीं समझकर एक गोल में खड़े थे। अब उन लोगों को, हिरन के झुंड को, ये बात समझ में आ गई कि भागने में निरापद है, मतलब बेकार है, भागना बेकार है। तो गोल में ही वो अपना एक गोला बना के उसमें खड़े हो गए।
अब कवि कहता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा रक्तचाप बढ़ रहा है, यानी कि ब्लड प्रेशर उनका बढ़ रहा है। अतः मैंने तय कर लिया कि अब घर लौटना चाहिए। अब उन्होंने अनुभव किया कि अब हमको यहाँ से लौटना चाहिए। उनका बीपी बढ़ने लगा। नैरोबी से मॉरिशस तक हम BOAC के जहाज में उड़े। जहाज नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा। 5 घंटों की निरंतर उड़ान के बाद जब हम मॉरिशस पहुंचे तब वहां रात के लगभग 10 बज रहे थे। रात थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था, मगर तभी हमारे स्वागत में बहुत से लोग खड़े थे। हवाई अड्डे के स्वागत का समा, यानी कि वहाँ का स्वागत करने का समा मीन्स वहाँ का माहौल देख करके कि वह भाव जगे बिना नहीं रहे। वो मतलब वो लोग बहुत ही उत्साहित हो गए कि हमारे स्वागत में इतने लोग खड़े हैं। जब हम जहाँ आए वहाँ छोटे पैमाने पे भारतीय है। अब कवि एक लेखक ये कह रहे हैं कि हम जहाँ मॉरिशस में आए थे, जिस जगह पे गए थे, वो भी एक छोटा भारत ही था। छोटे पैमाने पर भारत ही है। छोटा पैमाना है, यानी कि बड़े स्तर पर नहीं, छोटे स्तर पर भारत ही है। मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से कोई 20 डिग्री दक्षिण और देशांतर रेखा से 60 के बिल्कुल पास है, किंतु उससे पश्चिम की ओर बसा हुआ है। ठीक, अब वो बता रहे कि मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से कोई 20 डिग्री दक्षिण में, देशांतर रेखा से 60 के बिल्कुल पास है, किंतु पश्चिम यानी पश्चिम की ओर बसा हुआ है। मॉरिशस की लंबाई 29 मील और चौड़ाई कोई 30 मील है। वैसे पूरे मॉरिशस द्वीप का रकबा 720 वर्ग मील आंका जाता है, यानी कि अब यहाँ की मॉरिशस की लंबाई, चौड़ाई, गोलाई सबका बता रहा है कि कितने देर में ये फैला हुआ। लोग उन्होंने अंदाजा लगाया। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है, यानी कि हिंद महासागर का मोती है ये मॉरिशस, ये जगह। भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा है। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं, यानी कि मॉरिशस पूरा समुद्र के ही आसपास है, बहुत दूर नहीं बसा है। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या 67 यानी 67% लोग भारतीय खानदान के हैं, तथा जहाँ 53 यानी 53% लोग हिंदू हैं। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, बम्बई तथा जिसके एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। यानी कि मॉरिशस में वो जगह जहाँ पे पूरे वहाँ के गलियों के नाम इन शहरों के नाम पे पड़ा था, और एक मोहल्ला जिसको का नाम ही काशी है। मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, मतलब मॉरिशस में बनारस भी दिखा, गोकुल भी है, ब्रह्म स्थान भी है। मॉरिशस वह देश है जहाँ माध्यमिक स्कूलों को कॉलेज कहने का रिवाज है। बेटा, हम लोगों के इंटरमीडिएट तक के स्कूल बोलते हैं, कॉलेज जब हम लोग इंटर कर लेते हैं तब कॉलेज बोलते हैं, लेकिन मॉरिशस में जो माध्यमिक मानी इंटरमीडिएट तक के स्कूलों को स्कूल नहीं, वहाँ पे कॉलेज बोलने का चलन है। चूँकि मॉरिशस से हिंदुओं में से अधिकांश बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार प्रसार है। यानी यहाँ पे ज़्यादातर मॉरिशस में हिंदू तो हैं ही हैं, और भी कहाँ के, बिहार के और यूपी के, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में ज़्यादा प्रचलन है। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी, किंतु संस्कृति की भाषा फ्रेंच है, मगर जनता वहाँ क्रियोल बोलती है। क्रियोल का फ्रेंच से वही संबंध है जो संबंध भोजपुरी का हिंदी से है, और क्रियोल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। प्राय सभी भारतीय भोजपुरी बोलते अथवा उसे समझ लेते, यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते थे। किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहाबाद या सारण की भोजपुरी नहीं, उसमें फ्रेंच इतने ज़्यादा संज्ञापद घुस गए हैं कि आपको बार बार शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। मॉरिशस में ऊख की खेती, उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली वो भारतीयों के कारण मिली। मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं।
यानी कि मॉरिशस में जो लोग इंडियन लोग, भारतीय लोग बसे हैं, वही जाके वहाँ पे ऊख की खेती करते हैं। मतलब इंडियन लोग के कारण ही मॉरिशस ज़्यादा प्रभावशाली देश है। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है, क्योंकि चीनी वहाँ का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। किंतु भारतीय वंश के लोग यदि इस टापू पर नहीं गए होते तो ऊख की खेती असंभव यानी इम्पॉसिबल थी। चीन के कारखाने नहीं बढ़ते। भारत में बैठे बैठे हम यह नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती है, कि हम लोग भारतीय ये नहीं समझ पाते कि हमारी कल्चर कितना अच्छा है, कितना प्राणदानी है और चिरायु यानी कि लंबा है। किंतु मॉरिशस जाकर हम भारतीय संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त करते। जब वो मॉरिशस गए तब उनको अपनी कल्चर का पता चला कि हम लोग कितने प्रभावशाली हैं, हमारा कल्चर कितना प्रभावशाली है। मालिकों की इच्छा हो तो यही थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाए, यानी कि वहाँ के लोगों को ये इच्छा थी, चाहते थे कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाए, जैसे वहाँ का एक जाति होगी। किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे, लेकिन लोगों ने, मॉरिशस के लोगों ने उनको बहुत अत्याचार दिया, लेकिन कभी भी वो लोग प्रलोभन यानी लालच को ठुकराया। अत्याचार सह लिए, लेकिन उनके लालच को उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया, ठुकरा दिया। वे अपने धर्म पर ही डटे रहे। जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया था, उस द्वीप को उन्हें छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला, यानी कि जो जहाँ पे बसा उसको ही हिंदुस्तान बना डाला। ऐसी सफलता की बात है कि जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवालय है, यानी शिव का आलय, यानी भगवान शंकर का मंदिर है। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण रामचरितमानस का पाठ होता है, यानी कि मॉरिशस के प्रत्येक गांव में हिंदू, यानी हम लोग की जो हिंदू में धर्म में, सनातनी धर्म में रामायण को पवित्र ग्रंथ मानते हैं। अपने मंदिरों और तीर्थ स्थानों को उतना ही स्वच्छ और सुरम्य बनाना आरंभ कर दें जितने स्वच्छ वे मॉरिशस में दिखाई देते हैं। यानी कि यहाँ पे कभी ये कहना, लेखक ये बताना चाहते हैं कि जितना मॉरिशस में मंदिर वगैरह, शिव आलय यानी शिव का आलय, शिव मीन्स भगवान शिव, आलय मीन्स घर, यानी कि जितना शिव मंदिर वहाँ पे साफ सुथरे स्वच्छ है और तीर्थ स्थान उतना हम अपने भारत के मंदिरों और तीर्थ स्थानों को उतना ही स्वच्छ यानी साफ सुथरा और सुरम यानी सुंदर बनाना शुरू कर दे, आरंभ कर दे, यानी शुरू कर दे जितने स्वच्छ वे मॉरिशस में दिखाई देते। यानी कि कभी लेखक की इच्छा है कि जितने मॉरिशस में मंदिर वगैरह साफ सुंदर स्वच्छ थे, वैसे भारत के भी मंदिर तीर्थ स्थान स्वच्छ हो जितना मॉरिशस में थे। भारत के पर्व त्योहार यानी परमिस हमारे जो पर्व त्यौहार होते हैं मॉरिशस में भी प्रचलित है, किंतु वर्ष का सर्वश्रेष्ठ धार्मिक पर्व शिवरात्रि है। यानी कि वहाँ पे भगवान शंकर का ज़्यादा आराधना पूजा पाठ होती है और भी सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, किंतु वर्ष यानी साल भर का सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा धार्मिक कोई पर्व है तो वो है शिवरात्रि, जो भगवान शंकर की का उस दिन पूजा पाठ होती है। मॉरिशस के मध्य में एक झील है, यानी मॉरिशस मध्य में बीच में एक झील है जिसका संबंध हिंदुओं ने परियों से बिठा दिया, यानी कि वो जो झील है उसका संबंध भारत के जो हिंदुओं ने परियों यानी परी से उसका संबंध जोड़ दिया और उस झील का नाम भी अब परी तालाब हो गया। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं है, दृश्य से भी पिकनिक का स्थान है, यानी कि वो सिर्फ धार्मिक स्थल ही नहीं रह गया बल्कि वहाँ के दृश्य देखने से वो पिकनिक स्पॉट जैसा है। वहाँ पे लोग आते हैं, पिकनिक मनाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, किंतु वहाँ पिकनिक पर जाने वाले लोग अपने साथ मांस मछली नहीं ले जाते, न अपवित्रता का वहाँ कोई व्यापार करते। यानी कि पिकनिक मनाने तो जाते हैं लेकिन वहाँ पे स्वच्छता का और धार्मिक भाव का बहुत ध्यान देते हैं कि वहाँ पर कोई मांस मछली नहीं ले जाता और अपवित्रता यानी कि गंदगी का वहाँ कोई व्यापार नहीं होता, यानी कि सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाता है। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके कंधों पर कांवर लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं। यानी शिवरात्रि के दिन सारे मॉरिशस के जो हिंदू हैं वो श्वेत वस्त्र यानी कि सफ़ेद वस्त्र को पहनते हैं और कंधों पर
कांवर लिए जुलूस बांधकर। कांवर तो आप हमारे यहाँ भी भारत में होता है कि सावन के महीने में लोग वहाँ से हिमालय से या गंगोत्री से, हरिद्वार से गंगा का जल भर के और अपने कंधे पर रखकर ले जाते हैं और अपने अपने काशी में और बाबा धाम जहाँ भी उनको चढ़ाना हो चढ़ाते हैं। तो वही चीज़ वहाँ पर भी है कि मॉरिशस के भी हिंदू जो है सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं और कंधों पर कांवर लिए जुलूस जुलूस में बांधकर परी तालाब पर आते हैं। परी तालाब का जल भरकर अपने अपने गांव के शिवालय को लौट जाते हैं, यानी कि वहाँ से जल भरते हैं और अपने अपने गांव के शिव मंदिर के लिए लौट जाते हैं तथा शिव जी को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं, यानी कि जल लेते हैं परी तालाब से, फिर अपने गांव के मंदिरों में शंकर जी पर उस जल को चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद ही वो अपने घर को जाते हैं। ये सारे कृत्य यानी ये कार्य जो है बड़ी ही भक्ति भाव के साथ और पवित्रता से करते हैं। सभी वयस्क लोग यानी बड़े लोग उस दिन उजली धोती यानी सफ़ेद और उजली कमीज यानी सफ़ेद कमीज और उजली गांधी टोपी, और जानते हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू गांधी जी जो सफ़ेद टोपी पहनते थे वैसी टोपी को गांधी टोपी पहनते हैं। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन यानी हाफ पूरा फुल नहीं हाफ पैंट पहनते जो घुटने के ऊपर तक होता है, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती यानी एक तरह से अनिवार्य है। परी तालाब पर लगने वाला यह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षण का में से एक है, यानी कि परी तालाब पर शिवरात्रि के दिन मेला लगता था जो कि मॉरिशस का सबसे प्रमुख एक आकर्षण का केंद्र होता है और उसे देखने अन्य धर्मों के लोग भी काफ़ी संख्या में आते हैं। तो बेटा ये था इस पाठ का जो है पाठ था जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। उन्होंने खुद यात्रा की है और अपना अनुभव इस लेख के द्वारा साझा किया है। अब लेखक का परिचय है बेटा। आपने जो रोचक यात्रा वृत्तांत पढ़ा है उसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा। जो यात्रा वृत्तांत था उसे किसने लिखा? रामधारी सिंह दिनकर लिखा। दिनकर जी की रचनाओं की विशेषता है भारत और भारत की संस्कृति, यानी कि जो उनकी जो लेख होते हैं उनकी विशेषता कि वो भारत और भारत की संस्कृति के बारे में बहुत ज़्यादा बताते हैं। उनकी रचनाओं में वीरता, उत्साह और देश प्रेम का भाव अधिक है। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी भारत की गौरव गान उनकी रचनाओं का विषय बना रहा, यानी कि जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद भी वो अपने देश की वीर गौरव का वर्णन करने का विषय बनाए ही रहे। उन्होंने आप जैसे बच्चों के लिए पुस्तकें लिखी जैसे मिर्च का मज़ा, पढ़क्कों की सूझ और सूरज का ब्याह आदि। तो बेटा ये था आपका ये लेसन।